हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नीलेश जीएस क्लासेस में। हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख लिया है नीलेश जीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप गौर करेंगे कि आयोग जितने भी एग्जाम लेता है उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह संभावना होती है कि कोई अगले एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो आपको पहले आ गए हैं, फिर दोबारा वही का वही सेम ऑप्शन सेम प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है। तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। इसी के चलते इस वीडियो में मैंने आपको एक 2026 में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है, उसके 50 क्वेश्चन हमारे पूरे जीएस से आते हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए जिससे कि आप भूले ना। चलिए देख लेते हैं। ये नीलेश जीएस क्लासेस है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए जनरल स्टडीज एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें हमें सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है। यानी कि आपका मालवा का पठार है, उसके नीचे विंध्य श्रेणी रहेगी, उसके नीचे सतपुड़ा की श्रेणी रहेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है। आपको बताना है कि बुंदेलखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट भू आकृतिक विशेषता है वह क्या है। अपशिष्ट पहाड़ियां हैं, अपर्दित सतह हैं, जलोढ़ मैदान है या शंक्वाकार पहाड़ियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपर्दित सतह। अगला प्रश्न है काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। प्रश्न ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है कि कम पूछा है, ज्यादा पूछा है कि हाँ नहीं, ऐसे प्रश्नों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। तो लोहे चूने की, इसकी तो भाई नहीं होती है, ये तो अधिकता होती है। कार्बन हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। सल्फर जिंक नहीं। तो सही उत्तर है फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब वो जैसे पर्णपाती वन है तो आपको बांट लीजिए उसमें कि आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती उत्तरी क्षेत्र में, इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ तो भाई बहुत कम बारिश होती है तो बहुत कम यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर ये बीच वाला एरिया होगा। मंदसौर, धार, भिंड यहाँ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बालाघाट, मंडला, शहडोल। आर्द्र दिज्ञा आपको ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो राजघाट बांध नर्मदा पर बनाया गया है क्या, बेतवा पर, सिंध पर, चंबल पर। नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में निवास करती है। आप जानते हैं कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के इधर आगे वाले क्षेत्र में निवास करती है। पूर्व में झाबुआ, पश्चिम हो गया, छिंदवाड़ा दक्षिण हो गया, होशंगाबाद मध्य में हो गया। तो ये मंडला डिंडोरी वाले रीजन में करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिंडोरी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति आप कौन सी है। तो आप जो पीवीटीजी में है आपकी बैगा, सहरिया और भारिया, ये तीनों शामिल है। अब ऑप्शन देख लीजिए। तो सहरिया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गोल, कोण, भील ये तीनों नहीं है। तो बैगा, सहरिया, भारिया, तो ये सहरिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। यह यूनिट 10 के एमपीपीएससी के प्रश्न है। तो आपको बताना है कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है। झाबुआ में पाई जाती है क्या, बैतूल में, शहडोल में, गुना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरकू जनजाति हमारे बैतूल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत क्या है। यानी कि यहाँ पे एसटी का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो ज्यादातर बुकों में मिलता है 21.1%। तो यहाँ भी है कि अगर 6 से ज्यादा आ जाए तो फिर वो एक में काउंट हो जाता है। तो 21.09
अर्थात 21.1% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहरी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस जिलों में निवास करती है। तो शहरी जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। अब उत्तरी क्षेत्र देख लो, झाबुआ पश्चिम में आपका, खरगोन दक्षिण में हो जाएगा, शिवपुरी भी उत्तरी है, खंडवा आपका दक्षिण में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, शिवपुरी। आगे देखते हैं, ये आपका यूनिट 9 का प्रश्न हो गया। जो ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी है, आपको ये बताना है। तो लोक मित्र तो जहां तक यूपी की है, नई दिशा, ज्ञानदूत है कि जनमित्र है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू की थी ज्ञानदूत सन 2000 में। अगला प्रश्न यूनिट 9 से कि डेटा भंडारण की वह विधि कौन सी है जिसमें लचीली सेलुलाइड जैसी सामग्री एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है। टेप भंडारण कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं या हार्ड डिस्क कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेप भंडारण। अगला प्रश्न है, इसको देखिए आप। अगला प्रश्न है कि सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो आपका सीपीयू है तो उसमें सबसे पहले मेमोरी कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी इंटरेक्ट करती है, फिर उसके बाद कौन सी करती है। तो सीपीयू की जो खुद की मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रजिस्टर। तो प्रोसेसर रजिस्टर खुद की मेमोरी हो जाएगी, उसके बाद कैश मेमोरी हो जाएगी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर आपको दिक्कत होती है तो इसको आप सीधे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार हैं, इनमें से एक आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इसका प्रकार है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसका प्रकार है, रीइंफोर्समेंट इसका प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं है, रीबर्स्ट लर्निंग। यानी कि यहाँ आपको शब्दों पर ध्यान देना है कि पूछा गया है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये है प्रश्न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई। आपने बहुत सारे देखा होगी, लोग फेक कॉल करते हैं, वॉइस वो देखा होगा आपने कि किसी भी जो अभिनेत्री है उसकी आपकी वीडियो बना दी, उसमें ऑडियो डाल दिया, उसी की जैसी वॉइस है, उसी की शक्ल है। तो एआई एक चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो उन ऑडियो, वीडियो या छवियों को इंगित करती है जो एआई द्वारा उत्पन्न होती हैं, जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डीपफेक कहा जाता है, ए एनोमिटी कहा जाता है, एल डाइवर्सिटी कहा जाता है या बायसन इन एआई कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डीप फेक। तो इसे डीप फेक कहा जाता है। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि किस पुरातत्वविद ने हथनौरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की है। मनोरंजन घोष, अरुण सोनाकिया, बीएस माकड़कर, केडी वाजपेयी। तो आपको याद रखना है कि हथनौरा में जो मानव खोपड़ी की खोज है वो अरुण सोनाकिया जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 इतिहास में जो हमारे वंश हैं उसमें से पूछा गया है कि नागवंश के संस्थापक वृषनाभ है। अब देखो 2 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए उसने, अब मतलब बता दिया आपको कि एक तो नागवंश के संस्थापक वृषनाभ है, तो आपसे कभी ये भी पूछ सकता है। दूसरा पूछता है कि किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी। तो नागवंश की जो प्रारंभिक सबसे पहले राजधानी तो क्या रही, विदिशा। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर में शिफ्ट कर ली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदिशा। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि कवि हैं और नाटककार हैं जिनका नाम राजशेखर है। कलचुरी राजा थे, एक किसके संरक्षण में रहे हैं। आपको बताना है, युवराज देव प्रथम, कोकल, बालहर्ष, कर्ण, राजशेखर। तो कैसे याद रखोगे, अब इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है। राज यहाँ भी दिख रहा है आपको और यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ राज में प्रथम है तो ये हो जाएंगे यहाँ पे भी युवराज देव प्रथम। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कि किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार किया था। आपको बताना है, मीर ख्वाजा, आइनुल मुल्क, हुसंग शाह, खान मोहम्मद शाह। तो जो धार में परमार वंश था मालवा में, उसके अंतिम शासक तो हो जाएंगे महलक देव। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब इनको हराया था किसने, आइनुल मुल्क ने, और उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि आइनुल मुल्क को हराकर कहां पर अधिकार कर लिया था, तो कहां पर, उज्जैन पर।
अगला प्रश्न है, निमाड़ में फारूकी वंश की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन है? दिलावर खान है, नासिर खान है, मोहम्मद शाह है या मलिक रजा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मलिक रजा। आगे देखते हैं, 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई। अब पूछा है आपसे कि साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एनी एर्नो, हांगकांग, लास जलो, क्राजुना होरकाई या लुइस ग्लूक? तो ये ऐसा प्रश्न है कि आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद करने से आपको मतलब नहीं है, अगला करंट आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लास जलो, क्राजुना होरकाई। ये भी करंट का क्वेश्चन है कि कौन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना है? रेनहोल्ड मेसनर, अंद्रेज बर्गियाल, बार्तेक बर्गियाल या डोनाल्ड टस्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अंद्रेज बर्गियाल। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया है, अगले जितने भी 2-3 एग्जाम होंगे उसमें सब में आएगा 2-3 साल में, क्योंकि कॉमनवेल्थ अभी 2030 में है और वो बहुत समय दूर है अभी। तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की है? तो अभी आपसे शहर पूछा है, पता चले अगले जो कोई पेपर रहे उसमें भाई वो आपका राज्य पूछ ले, तो क्या गुजरात राज्य, गुजरात के अहमदाबाद में। नई दिल्ली नहीं होगा, मुंबई नहीं होगा, चेन्नई भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, पूछा गया है प्रश्न में कि सरग नरक या 6 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो मध्य प्रदेश के पद्मश्री प्राप्त करता है जगदीश चंद्र जोशीला जी, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम सरग नरक या 6 है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना आप पढ़ते हो, इसमें नहीं है, बाल कवि बैरागी नहीं है, रामनारायण उपाध्याय नहीं है। इन दोनों को 3 रचनाएं आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इसमें आपको दिक्कत हो सकती थी इन दोनों में से, तो आज का सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र जोशीला जी। आगे देखते हैं, देखो भारत का पहला पीएम मित्र, अब किसी प्रश्न में पीएम मित्र का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो पीएम मित्र का पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये याद रखना, अपैरल पार्क है, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपके कहाँ? इंदौर में किया गया, कि खरगोन में किया गया, कि उज्जैन में किया गया, कि धार में? तो इसका सही उत्तर धार हो जाएगा। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें इसका बताया कि कितनी लागत लगी है, कितने किलोमीटर में है, 5P का सिद्धांत क्या है, किस बेस पे काम करेगा, कपास कहाँ से आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस सब मैंने उसमें डिटेल वीडियो देखी है। आप चैनल पे जाके स्क्रॉल करेंगे नीचे वीडियो सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्य के पूछा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतरराज्यीय परियोजना कौन सी है? ऐसी परियोजना बतानी है जो तीनों राज्यों को सम्मिलित करके चलाई गई है। हरसी परियोजना है, बाणसागर परियोजना है, राजघाट परियोजना है या सिंध परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर चलती है। अगला प्रश्न है आपका कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो कि कहाँ पर है? बुरहानपुर में, और बुरहानपुर में कहाँ पे भी? नेपानगर में। तो ये आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में हो गई, छिंदवाड़ा में नहीं है, देवास नहीं है, अमलाई में नहीं है। आगे देखते हैं, अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में है? बेडन में है, सिंगरौली में, बुढ़ार है, चचाई है, पाथरखेड़ा है। पाथरखेड़ा बैतूल में है। तो आपको अमरकंटक तो पता होगा कहाँ है? अनूपपुर में, और अनूपपुर के चचाई में है आपका क्या? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। एक सेकंड, अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 21 से 33% है, 24 से 26% है, 27 से 29% है, 30 से 32% है। तो इसका जो प्रतिशत है 27 से 29% है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपको बताना है। अनूपपुर है, सिंगरौली है, रीवा है, शहडोल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगरौली जिला। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत नियम यानी कि पैसा एक्ट जो हमारा आया था 2022 में, हमारा लागू हुआ था, उसका जो नियम 2022 है
उसमें है कि ग्राम सभा को कपट के द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि वापसी का अधिकार है। मतलब इसमें आपको धारा बतानी है कि ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि वापसी का अधिकार है। ग्राम सभा को अधिकार मतलब जैसे कोई लोग खरीद जनजातियों की कुछ भी दे के बहाना जो भूमि खरीद लेते हैं और उनको अगर ग्राम सभा को वो वापस भूमि चाहिए तो किसका अधिकार है? तो ये जो हो जाएगा आपका नियम नंबर ए हो जाएगा आपका नियम नंबर 20। अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया है कि जो कोल जनजाति है इनके विकास के लिए अभिकरण का स्थापना हुई है जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया। इसका गठन किस वर्ष में किया गया? 2009, 2010, 2011, 2012 आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2011। अगला प्रश्न है कि पीएम जनमन, तो कभी पूछा जा सकता है कि पीएम जनमन का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? यह प्रश्न जो है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से आया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रूफ भी डाला था। तो इसमें कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? 24, है ना। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो वर्ष है वह कब का है? तो 1989 का आपका ए हो जाएगा आपका। किस धारा में लोक सेवक जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? आपको धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो ऐसे प्रश्न आपको सीधे याद करने होते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनजाति मंत्रणा सलाहकार परिषद। तो जनजाति मंत्रणा सलाहकार परिषद की व्यवस्था जो है अनुसूची नंबर 5 में की गई है आपको। तो उसमें बताना है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो इसकी संख्या जो है टोटल 20 है। आगे देखिए यूनिट नंबर 4, उससे प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? 24 जुलाई 1975, 15 अगस्त 1984, 27 अगस्त 2008, 10 जुलाई 1975। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 1975। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जैविक ऑर्गेनिक यानी कि संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से 2001 में किस विभाग का गठन किया गया? यह प्रश्न ऐसा है कि किसी को नहीं भी आता हो तो भी बना देगा। इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पूछा उसने डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे काउंसिल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मिनिस्ट्री है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? उष्णकटिबंधीय के आधार पर, वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, वन मंडल के आधार पर, वन ग्रामों के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला है, ये देखिए कि विपणन वर्ष कब 2024 में किस फसल का उपार्जन एमएसपी पर प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया है? यह प्रश्न भी आर्थिक सर्वेक्षण से आया है। मैंने टेलीग्राम पर प्रूफ डाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चना है, सोयाबीन है, मसूर है, सरसों है। तो इसका सही उत्तर है चना है, सोयाबीन है। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितनी है? यानी कि जीडीपी दो मूल्यों पर निकाली जाती है, आपकी वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर। तो वर्तमान मूल्यों पर पूछा है कि आपकी जीडीपी कितनी है? 13,53,809 करोड़ है, 14 इतना है, 15,03,395 करोड़ है, या फिर 16 इतना करोड़ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15,03,395 करोड़। आगे देखिए, फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसके संपादन से प्रारंभ किया गया? तो कभी प्रश्न बन सकता है कि दैनिक लोकमत जबलपुर से प्रकाशित किया गया। पूछ सकता है कि कब प्रकाशित किया गया? 1930 में। यहाँ आपको बताना है कि किसके संपादन में प्रारंभ किया गया। माधव अगरकर है, सेठ गोविंद दास है, डीपी मिश्र है, गिरिजा शंकर है। आप देखना कि
इस प्रकार के प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो आपका अच्छे से याद करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीपी मिश्र। आगे देखिए, ये बहुत खतरनाक प्रश्न था कि आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से की गई थी। तो अब याद रख लो कि आर्य समाज की स्थापना भोपाल में की गई थी। कब की गई थी? 1890 में की गई थी। किस नाम से, आपको ये बताना है। जनसभा, लोकसभा, जागृति सभा या मित्र सभा के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र सभा के नाम से। अब फिर से यूनिट 10 का प्रश्न आ गया कि पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस किसकी रचना है? रसेल एवं हीरालाल की है, स्टीफन हिस्लॉप की है। हीरालाल, अब इन्होंने दोनों जगह अलग अलग दे दिया। तो देखो, एक तो चीज ज्यादातर देखोगे तो रसेल और हीरालाल एक साथ मिलते हैं। अब यहाँ पे न रसेल अलग कर दिया, हीरालाल अलग किया, तो एक व्यक्ति समझ जाएगा कि रसेल और हीरालाल तो हो नहीं सकते, आरबी कूट की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन हिस्लॉप। लेकिन ये एग्जाम में इतना दिमाग अपना चलता नहीं है, घर आके वो तो समझ में आता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजती है? आपको बताना है। गोंड है, कोरकू है, बैगा है, उराव है। तो इसका सही उत्तर है कोरकू जनजाति मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है। आगे देखिए कि भोपाल राज्य में जो प्रजामंडल है की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1942 के दौरान, 44, 46 या 38। तो इसका सही उत्तर है 1938। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? तो आपकी जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है उससे पूछा गया है कि 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है। तो मध्य प्रदेश में जो उप लोकायुक्त का कार्यकाल है वह आपका 6 वर्ष का है। अगला प्रश्न है आपका एबी पॉलिटी के सेगमेंट का है कि मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? एच.एस. कामत का था, आर.पी. नरोन्ना का था, बी.के. दुबे का था या के.एस. शर्मा का था? तो इसका सही उत्तर है एच.एस. कामत का सबसे लंबा कार्यकाल आपका था। आगे देखिए, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? गुजरात था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था या मध्य प्रदेश था? तो पंचायती राज को एक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं है? अब आप यहां देखना, मुख्यमंत्री है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर समितियों में मुख्यमंत्री होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, कोई भी कैबिनेट का मंत्री हो जाएगा। लेकिन इनमें हाई कोर्ट के जो सीजे हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो आप दिमाग लगा सकते थे। ये जो प्रश्न है, अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उनमें किसी में मेंशन है, अलग से लिखा है कि मध्य प्रदेश गौवंश बद्ध प्रतिशत अधिनियम 2002 है, तो वो तो स्वाभाविक प्रश्न पूछेगा ही। तो मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिशत अधिनियम 2004 का है, उसके अनुसार कौन गौवंश की परिभाषा शामिल है? मतलब गौवंश को आपने बताना है कि उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं। केवल गाय को गौवंश मानते हैं या गाय और बछड़े को मानते हैं या गाय, सांड, बैल, बछड़े को मानते हैं या गाय, सांड, बछड़े को मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय, सांड, बैल और बछड़े। ये हमारा चैनल है नीलेश जीएस क्लासेस। इसी के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसी के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं जो आर्थिक सर्वेक्षण है पिछली बार मैंने पूरे टेलीग्राम चैनल पर दिया था हैंड रिटन नोट्स से, अब मैं सोच रहा हूं कि वो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको पढ़ा दूं और वही आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमारे, उतनी जल्दी मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप सभी दोस्त अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी जानकारी के लिए बनी रहिए।